ठीक है, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप देखिए periodic trends in element properties. एलिमेंट प्रॉपर्टी सबसे पहला बेटा इसमें अपन देखते हैं शांति से इधर देखना। अच्छा बताइए, क्या मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया? क्या मैंने जेड इफेक्टिव के बारे में बताया आपको? ठीक, ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी ना, ये पढ़ाने की जरूरत है क्या? शील्डिंग इफेक्ट बताया मैंने आपको, स्क्रीनिंग इफेक्ट बताया मैंने आपको। तो ये है बेटा, और दूसरा इसी में आता है क्या? दूसरा क्या आता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि बेटा ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या पढ़ लिया। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कौन कौन है बेटा? सबसे पहले साइज देखनी है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इसके बारे में अपन चर्चा। दूसरा बेटा आयोनिक रेडियस क्या है, उस पे अपन चर्चा करें। और क्या बेटा? साइज। इन सब को हमें एक एक करके पढ़ना है। ये सभी कौन से ट्रेंड है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने इनके बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जेड इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के पास आना मुश्किल, इसलिए मैंने बोला था सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा? एस सबशेल का। फिर किसका होगा? पी। फिर किसका? डी। फिर किसका होगा? एफ का। एफ का एकदम पुअर होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे चलिए बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है उसे अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन देखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। इलेक्ट्रॉन, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी क्या है, उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फिर अगला अपन यहाँ पर पढ़ेंगे पेरियोडिक ट्रेंड। पेरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे बेटा पेरियोडिक पेरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंसी। इन वैलेंसी। दूसरा बेटा पेरियोडिक ट्रेंड इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। उसके बाद पेरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। अब ये सभी पेरियोडिक के ट्रेंड्स हैं बेटा। ये ट्रेंड्स में इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि ये पूरे ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने इनके बारे में पढ़ लिया और इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब मुझे इन सब के एटॉमिक साइज क्या होती है, पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट बढ़ता है कि घटता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है घटता है, वो सारी चीजें बतानी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एंट्रेंस में भर भर के किया आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे चार्ट बनाए फिर एक करके आप लोगों को पढ़ना है। आपको मैंने यहाँ पर बताया था बेटा ये न्यूक्लियस है, यहाँ प्लस चार्ज, ये ऑर्बिट, ये ऑर्बिट, ऑर्बिट और ये रहा अपना आउटर ऑर्बिट। ये सभी एक दूसरे के आउटर ऑर्बिट। इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन। ये लिखना नहीं है, मैं पहले लिखा चुका हूँ, वहां से लिख देना चाहिए जो बच्चे देख रहे होंगे, समझे। इसमें और भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे बट मैं बस सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूँ।
न्यूक्लियस पे चार्ज का होता है बेटा पॉजिटिव का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का होता है नेगेटिव, दोनों ऑपोजिट चार्ज है। अब मेरे को ये बात पता है कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, फटाक से अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। न्यूक्लियस के जो सबसे पास होगा सबशेल, जो ऑर्बिट पास में होगा उसका इलेक्ट्रॉन फटाक से खींच लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि ऑर्बिट बढ़ा, ठीक है, अगले ऑर्बिट में जाए, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, आउटर ऑर्बिट, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, ये चाहता तो है कि इसको भी मैं अपने पास खींच लूं, लेकिन बीच में खींच नहीं पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा और आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या है बेटा, सेम है, नेगेटिव चार्ज है। और जब दो चार्ज सेम आ जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ से रिपेल करेगा। ये चाहता तो है कि मैं इसको खींच लूं, बट ये चाहने नहीं देगा इसको, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, इसको रिपेल करेगा। शायद मैंने एक कहानी बताई थी पिछले लेक्चर में, हाँ कौन था वो, अच्छा वो सुंदर वाला तो ये क्या सुंदर कन्या, ठीक है। तो बेटा ये इसको रिपेल करेगा। ऐसे जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, मतलब न्यूक्लियस से क्या होगा बेटा, दूरी बढ़ती जाएगी, और जितना ही ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा रिपल्शन अच्छा होगा। मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, मतलब गजब का रिपल्शन हो रहा है, इतना अच्छा रिपल्शन होगा कि ये चाहे कितना भी चाह ले कि वो चली जाए इसके पास, बट वो आएगा क्या, कभी भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसके इनर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या कर रहे हैं बेटा, रिपेल कर रहे हैं। आप देख पाओगे एक वक्त ऐसा आएगा कि जो एकदम आउटर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला, उसका तो कोई चांस ही नहीं है वहां तक पहुंच पाने का। क्यों, दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई। आपको ये पता है ना रिश्ता कब खराब होता है, जब दूरियां ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये खराबी हो गया बेटा, ये पहुंच पाएगा क्या यहाँ तक, नहीं, बहुत बार रिपल्शन होगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ जाएंगे कि रिपल्शन इतना अच्छा होगा कि आउटर ऑर्बिट वाला यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए आप देख पा रहे होंगे इसके लिए ये आउटर ऑर्बिट है और इसके लिए ये इनर ऑर्बिट है। अब बेटा इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है, स्क्रीन की तरह, शील्ड की तरह। इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो जब ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन +1 यूनिट चार्ज से बढ़ने लगे, कितने से, +1, शेल नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, कितने से बेटा, +1 यूनिट से, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो मतलब क्या बढ़ रहा है अपना, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, ठीक है। Z का इफेक्ट उतना ही अच्छा लगेगा। अगर मान लिया ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो ये फटाफट अपनी तरफ खींचने लगे, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, कम लग, बढ़ रहा है, बोल रही है, कम हो रहा है। अब देखो सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा, S सबशेल का, फिर किसका होगा बेटा, P का, फिर D का, फिर किसका होगा, F का होगा, ठीक है। इसी को अपन कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव कहेंगे या फिर अपन क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। मैंने आपको डेफिनेशन लिखा के दिया था ना स्क्रीनिंग इफेक्ट का और Z इफेक्टिव का, आप वहां से वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आगे जाता हूं, बीते लेक्चर में यही पढ़ाया था इसलिए बस बता दिया आपको, और मैंने लिखा के दिया, आप लिख सकते हैं उनसे लिख। अगला बेटा अपन आप देखेंगे एटॉमिक साइज क्या होती है और एटॉमिक रेडियस क्या है, अपन उस पे चर्चा करेंगे। आइए अच्छा, एक चीज मैंने इसमें आपको भी बताई नहीं थी, हमने लास्ट वही पढ़ा था ना, वही पढ़ा है ना हमने लास्ट, लिखा था बेटा, Z इफेक्टिव पढ़ा था ना। हाँ अब देखो, हाँ वही स्लाइड स्कूल बेटा, इधर देखो। अब ट्रेंड्स देखेंगे अपन, ट्रेंड्स इन द Z इफेक्टिव, ट्रेंड्स इन द Z इफेक्टिव एंड, और क्या बोलते बेटा इसी को अपन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर आप क्या बोलते हैं इसको, शील्डिंग इफेक्ट। बात एक ही है इन पेरियोडिक टेबल, ध्यान से देखिए बेटा, जब आप अलोंग कहां जाएंगे, पीरियड, पीरियड में आप आगे की तरफ जाएंगे, तो बताइए न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, +1 यूनिट से क्या होता है, इंक्रीज होता है, चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है। ये मैं अभी दिखाया था उसमें Z इफेक्टिव बेटा।
चार्ज इंक्रीजेस कितने से इंक्रीज होगा बेटा, कितने से इंक्रीज होगा, +1 से, बाय +1 से, ठीक है। एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन आर added to the same shell, यही मैंने आपको बताया। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, +1 यूनिट चार्ज से इंक्रीज होगा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा उसका, बेहतर होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा उतना ही अच्छा क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि सो जेड इफेक्टिव जो है बेटा वो क्या होगा अपना, इंक्रीज होगा। कहां से कहां तक इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम बेटा, हां, इंक्रीज अलोंग द पीरियड। समझा आपको। कुल मिला के आप ध्यान में एक चीज रखना कि लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन शेल में कितना इंक्रीज होता है, +1 यूनिट चार्ज से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट जाते समय जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। दूसरी चीज अलोंग ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होगा बेटा, बोल, यहां इंक्रीज होगा तो ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा वो देख, अलोंग ग्रुप द शेल आर एडेड, the shell are added outer electron in the shell, outer electron in the shell move देख क्या कहना चाह रहे हैं। जब बेटा लेफ्ट टू राइट जाएगा पीरियोडिक टेबल में तो नंबर ऑफ शेल सेम दिख रही है, बस देखो मैंने इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ दिखा दिया, ठीक है। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम आएंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल। नीचे की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है मतलब उसका क्या बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, बट इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो उसमें भी 1 है, यहां पर भी मैंने क्या दिखाया, 1 ही दिखाया है। तो टॉप टू बॉटम जाते समय इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ता, क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, इसलिए उसकी रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है, समझा। और लेफ्ट टू राइट जाते समय नंबर ऑफ शेल सेम रहेगी बट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक +1 यूनिट चार्ज से क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या लगेगा, काफी बेहतर लगेगा। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाते समय जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जाते समय जेड इफेक्टिव क्या होता है, डिक्रीज होता है। लिखो इसको, जिसे नहीं समझा पूछते। सेम था किसमें, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट। अच्छा तो बता, जब नंबर ऑफ शेल सेम था तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होना चाहिए था ना, बताओ क्या होना चाहिए था, बता बेटा, खड़े हो जाओ। मैं क्या कह रहा हूं कि नंबर ऑफ शेल सेम था
लेफ्ट टू राइट, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। कांस्टेंट हो जाएगा। बता क्यों? सेम है शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स सेम। सेल सेम हो गया ना बेटा, सेल बढ़ा क्या? सेल नहीं बढ़ा ना, तो पहले वाले में लेफ्ट टू राइट पीरियड वाले में लिखो आप लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। रीजन समझ में आया क्यों होगा वो? किस किस को रीजन समझ में आया बताइए पहले, रीजन किसको समझ में आया? अच्छा ठीक है, बाकी को नहीं समझा लो। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ शेल क्या रही है? सेम रही है ना? क्या डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या न्यूक्लियस से? नहीं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है? न्यूक्लियस उनको फटाफट फटाफट खींच लेगा अपनी तरफ। नंबर ऑफ दूरी बढ़ी क्या उसमें? जब सेल ही सेम है, सेल, अरे भाई मैंने यही तो बोला आपको, ये समझ में ऐसा है। दूसरा भी क्या है? सेम है बेटा, यही है ना दूसरा भी, इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस अगर इसको मान ले फटाफट खींच रहा है, न्यूक्लियस ने खींचा तो शेल थोड़ी इंक्रीज हुआ, शेल तो सेम ही था, तो स्ट्रिंग इफेक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझ में आया? सब ऐसे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अलग बता रहा हूं। देखो भाई फिर से सुनो, मैंने क्या कहा बेटा कि इधर नंबर ऑफ शेल कितनी है? 1 2, ये इधर भी है 1 2 इधर भी है। और शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है कि बेटा उसमें दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट हमें ये कहता है ना कि यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इसको ये खींच नहीं सकता ये न्यूक्लियस, खींच सकता है क्या? नहीं। बट इन दोनों में तो शेल सेम है, शेल सेम है ना बेटा। अब मैं अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रखूं तो भी खींच लेगा, यहाँ रखूं तो भी खींच लेगा, यहाँ रखूं तो भी खींच लेगा, यहाँ रखूं तो भी खींच लेगा, तो बात तो सेम ही हुई दोनों में। सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर 2 था, मान लीजिए 3 हो गया, तो इसको भी तो खींच लेगा। तो शेल उतनी ही है, बस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट तो बड़ी घट नहीं रही है इसमें, जो शील्डिंग इफेक्ट पहले थी इसमें वही शील्डिंग इफेक्ट इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पे शेल बढ़ा क्या आपका? नहीं बढ़ा। दूरी बढ़ी क्या न्यूक्लियस से? नहीं बढ़ी, सेम दूरी रही। तो अपन इसको क्या कहेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। कहां? लेफ्ट टू राइट। समझा? नीचे उसके आप लिखा आपने, लिख लो वहां पे, लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या रहेगा? समझ में आया तुमको? कांस्टेंट रहेगा, लिख लेना। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। और टॉप टू बॉटम क्या होगा? हाँ इंक्रीज होता है ना। कैसे इंक्रीज हो रहा है? साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही तो क्या होगा? सबशेल नहीं पूछ रहा हूं, सबशेल नहीं बोल रहा हूं कि सर एस का ज्यादा कि पी का ज्यादा कि डी का ज्यादा कि एफ, ऐसे नहीं पूछ रहा हूं। साइज बढ़ रहा है ना, तो साइज बढ़ेगा तभी तो शील्डिंग इफेक्ट अपन अच्छा देख सकते हैं। तो साइज बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। लिख लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। सुन बेटा सुन बेटा, मैं कैसे कंपेयर करूंगा? मान ली इधर मैंने बेटा 2 शेल ले लिए, एक लिए, दूसरे में क्या लिया मैंने? 2 शेल। तभी तो मैं कंपेयर कर पा रहा हूं कि इसमें शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है और इसमें उससे ज्यादा होगा, क्यों? साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ी तभी तो मैं चेक कर सकता हूं मैं यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच नहीं सकता। फिर और साइज बढ़ा दे बेटा, और बढ़ा इसको, ले बढ़ा कर, ये वाला और भी नहीं पहुंच सकता। तभी तो मैं देख पा रहा हूं साइज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समझ में आया? हाँ, सबशेल के अकॉर्डिंग अगर पूछ लिया, अब किसी एक को पकड़ उसमें ढूंढ एस एस पी डी, बाद में एक एफ आएगा, तो मैं देखूंगा जो न्यूक्लियस से सबसे करीब है उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? अच्छा होगा। लास्ट वाले क्या होगा? पुअर होगा या नेग्लिजिबल होगा। समझा? तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ शेल लेफ्ट टू राइट जाते समय सेम होता है, इसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और टॉप टू बॉटम जाते समय सेल क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। सेल इंक्रीज होगा तो बताओ क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है? हाँ, अगर वो सबशेल पूछ लिया एसपीडीएफ में सबसे ज्यादा किसका, तो आप इसका बोलोगे एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ठीक है? एसपीडीएफ का एक बार नीट में सवाल पूछा था, शील्डिंग इफेक्ट सबसे अच्छी किसकी होगी, किस सबशेल की? एस की, पी की, डी, ऑर्डर लगाने बोला था। सबसे ज्यादा एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। हो सकता है आपको क्वेश्चन मिले इस पे। समझ में आया? पक्का? किसको किसको समझ में आया भाई? आप बताएं।
जिसको समझ में आया, ऐसा कोई जानबूझ के हाथ नहीं उठाएगा, जिसको आया वही उठाएगा बेटा, और जिसको नहीं आया वो पूछेगा। चलो हाँ, हमें कभी भी पूछ ले, रात के 2:30 बजे उठा के पूछ ले, मम्मी अगर हमें पूछ ली कि बताओ लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा घटेगा, आप क्या बोलोगे? लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा? लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव पूछ रहा हूँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। इंक्रीज होगा ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर मैंने रीजन पूछ लिया कि जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट क्यों बढ़ेगा, तो प्लस 1 यूनिट से इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। क्या नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है क्या? नहीं। टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? स्क्रीनिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों क्यों बढ़ रहा है? सेल बढ़ रहा है। पक्का? ऐसा तो नहीं ना मैं अकेले अकेले सीख रहा हूँ, खुद ही मजा आ रहा है, खुश हो रहा हूँ अंदर ही अंदर, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है सर। आइए अब आएगा बेटा पेरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी में। एडिंग अलाउ कर पेरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी, जल्दी लिखो उसको। पेरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी। सुना होगा थोड़ा बहुत बेटा, क्या होता है आपने सुना होगा, द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। क्या कहना चाह रहे बेटा? दो सर्कल लीजिए, उसे जस्ट एक दूसरे से टच करिए, यहां पे इन दोनों के बीच में यहां से हाफ, ये हाफ, ये क्या अपना न्यूक्लियस, सेंटर वाला अपना क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। और इन दोनों के बीच में इसी को अपन क्या कहते हैं? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जहां पे जाके टच कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हाफ है ना ये, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2, ठीक है। पहले इसको लिखो। तो वही चीज मैंने बोला, द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। लिखिए एटॉमिक रेडियस में ही उसी में लिखना है बेटा आपको, एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले अलोंग पीरियड जब आप जाओगे, कहां जाओगे बेटा? अलोंग पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट आप जब जाएंगे, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बोलो बोलो, इंक्रीज होगा ना बेटा। जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाते समय क्या होता है? इंक्रीज होता है, ये बात हमें पता है। तो अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा? एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अलोंग पीरियड। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगा? घटेगा। टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ेगा घटेगा? पक्का बेटा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाते समय बढ़ता है? नहीं, लेफ्ट टू राइट जाते समय घटता है, टॉप टू बॉटम जाते समय बढ़ता है। रीजन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। और टॉप लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, शेल छोटी होती जाती है, ठीक है। चलो देखो
ये तो बेटा अलोंग पीरियड की बात हो गई। अलोंग ग्रुप के बारे में क्या बोलेंगे आप? इंक्रीज होगा। क्या होगा? मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम। मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा यहां पर? डिक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो बताओ सो एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा? एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज अलोंग ग्रुप। हेलो, आप देख पाएंगे यहां पे बेटा ये रेडियस, ये क्या हो रहा है बेटा? लेफ्ट टू राइट जाते समय डिक्रीज हो रहा है, रेडियस कम होते गया। ठीक है, आप ये टॉप टू बॉटम देख लें। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? ये ऐसा समझने के लिए बस बनाया हूं। क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है रेडियस। तो जेड, अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? जेड इफेक्टिव बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एटॉमिक रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला ना। जेड इफेक्टिव क्या है? एटॉमिक रेडियस के इनवर्स। एटॉमिक रेडियस जेड इफेक्टिव क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मेरा, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? अरे भाई अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल को समझते हैं क्या? मैं फिर बता देता हूं, इसको नहीं पता है। अगर बेटा ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। मतलब ये जो होगा उसका उल्टा लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट टू राइट मैंने क्या बोला था? जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटेगा। टॉप टू बॉटम जाते समय जेड इफेक्टिव घटता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? क्या क्लियर हुआ आपको? पक्का। इसलिए मैंने लिखा बेटा यहाँ पे अलोंग पीरियड लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज सो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज। और ये बोला अलोंग टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव डिक्रीज सो एटॉमिक रेडियस क्या होगा बेटा? इंक्रीज। पक्का समझ में आया? पक्का। आप देख लो मैंने ऐसा बना के भी दिखाया। साइज क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। इधर साइज क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आराम से। जिसे नहीं समझ में पूछ। एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम चीज है, एक ही बात है। चाहे आयनिक बोले चाहे एटॉमिक बोले। अच्छा दो शब्द इसमें लिखो, बस वो जो एटम था ना वहां पे क्या आ जाएगा? आयंस आ जाएगा। सेम कहानी है पूरी आयनिक रेडियस की। एटॉमिक और आयनिक रेडियस सेम ही है। ठीक है, लिखो इसका डेफिनेशन लिखो सर। हेडिंग डालो आयनिक रेडियस। heading डालिए ionic radius। बोलो the half of internuclear distance, the half of internuclear distance between the half of internuclear distance, सेम वही डेफिनेशन है पूरी, सिर्फ एटम के जगह क्या आएगा? आयनिक आएगा। the half of internuclear distance between two adjacent atom, sorry ions लिखना, two adjacent ions लिखना, two adjacent ions is called as ions बेटा आयनिक की बात चल रही ना, आयरन बोल रहे हैं, अरे ions is called as ionic radius। समझा बेटा? सिर्फ एटम की जगह क्या लिखना था? आयनिक लिखना था। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या कहना चाह रहा है? जो भी अपना आयोनिक रेडियस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा चार्ज ऑन अनायन। किसके होगा? चार्ज ऑन अनायन। अनायन मतलब ये क्या आएगा अपना? नेगेटिव। और इनवर्सली किसके आएगा बेटा? कटायन। चार्ज ऑन कटायन। नेगेटिव। ठीक है, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो जिस पे जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उसका आयोनिक रेडियस उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एक बता रहा हूं। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका आयोनिक रेडियस उतना ही
कम होगा। क्यों? क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज क्या है, इनवर्सली। जैसे कि मैं अगर आपसे बस ऐसे ही कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा, कोई भी एलिमेंट ले लिया, मान ले बच्चा मैंने इधर a-2 लिख दिया, इधर मैंने a-1 लिख दिया, a0 लिख दिया, a पे +1 डाल दिया, a पे +2। अब मैंने पूछ लिया कि बताओ इसका आयोनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका होगा? a+2। क्या a+2 का होगा? बहुत मारना पड़ा बेटा, सीधा बोल रहा है बेटा तू। अरे पागल बोला ना तेरे को, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके है? अनायन के है ना। जिसके ऊपर अनायनिक चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा। नहीं समझा बेटा? मैंने बोला आयोनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? चार्ज ऑन अनायन के। मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका आयोनिक रेडियस क्या होता है? ज्यादा होता है। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसका आयोनिक रेडियस क्या होगा? कम। अच्छा एक बात बताइए कि इसके पीछे रीजन बता रहा हूँ, रुक जा भाई, सब बताऊंगा। सर उसके पीछे रीजन ये है, बच्चे ने पूछा रीजन क्या है सर। अच्छा तू एक बात बता मुझे कि अगर तूने पढ़ा रहेगा कि मान ले मैंने सोडियम ले लिया बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इस सोडियम के ऊपर मैंने +1 का चार्ज डाल दिया, अब बताओ कितना हो जाएगा? हाँ 12 हो जाएगा? नहीं, केमिस्ट्री में उल्टा है। किसी एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज डाला है, जितना भी पॉजिटिव डाला है उतने इलेक्ट्रॉन्स माइनस करना होता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? यहाँ से अगर एक माइनस करेगा तो 10 हो जाएगा। समझा? अब आयोनिक रेडियस क्या हो गया? समझा? बढ़ेगा कब बेटा? अगर मान ली कि मैंने फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन पे मैंने चार्ज डाल दिया बेटा -1 का, कितना डाल दिया? मुझे ये बात पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है बेटा, माइनस चार्ज डालते ही कितना हो जाएगा? 10। किसी भी एलिमेंट पे अगर नेगेटिव चार्ज आपने रखा है तो मतलब अपने को ऐड करना है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो मतलब अपन क्या करेंगे, उसमें से उतना इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। ये बात समझ में आई आपको? इसलिए आयोनिक रेडियस हमेशा किसकी ज्यादा होगी बेटा? जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना अच्छा आयोनिक रेडियस। बताइए आप इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा? क्या -2 का होगा सफल? यस। समझा बेटा अभी? फिर ये समझा? पक्का? क्या? हाँ या ना? हाँ चलो। अब देखो बेटा यहीं पे, अब इसको अगर क्वेश्चन के सल्फर का मान ले एग्जांपल, सेम मैं यही रखता हूँ, S-1 S+1 S पे 0 S पे +2। अब तो इसको बेटा ऑर्डर लगा सकते हैं इसका? बता सबसे पहले कौन आएगा? S-2 S-1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएगा? ये नहीं आएगा, पहले 0 आएगा। कौन आएगा बेटा? 0। फिर कौन आएगा? +1। फिर लास्ट में कौन आएगा? +2। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझा? किसको नहीं समझा था? हाँ ऐसा बोलना, मतलब मैं पूछूंगा तभी बोलोगे। तो पहले क्यों नहीं पूछा उससे? ये बोलना होगा ना बेटा। क्या नहीं समझा बोलो? ये ऐसे नहीं समझा? फ्रेंड्स इन आयोनिक रेडियस। ये बेटा मैंने अभी आपको लिखाया, वही चीज मैं फिर से लिख देता हूँ। आयोनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? चार्ज ऑन अनायन के। और इनवर्सली किसके है? चार्ज ऑन कटायन। ये अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब सुन बेटा सेकंड इसमें, ये तो पहला हो गया, सेकंड इस पर हमने चर्चा कर ली, ठीक है। इफ एक मिनट आप इसके नीचे एक और पार्ट लिखिए। इसमें बेटा आप इसमें फर्स्ट में लिख लो, इफ सेम एलिमेंट सेम हो आर आस्क्ड then ionic radius trends is, बेटा ये सेम वही सवाल मैं फिर से लिख दे रहा हूँ।
अगर एलिमेंट क्या हो, इफ सेम एलिमेंट, क्या ये सभी सब सेम एलिमेंट में ले रहा हूं, सेम एलिमेंट आर आज देन आयोनिक रेडियस टेंजेंट ये होगा, ठीक है। सेकंड, अगर यहीं पे बच्चा इफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर अलग एलिमेंट आ गया आर आस्क, जैसे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, सब अलग अलग है क्या बेटा? ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन ही आएगा, कोई भी हो बट एलिमेंट क्या हो, बस डिफरेंट हो। हमने ऊपर के सेम एलिमेंट लिया था तो सेम एलिमेंट के लिए हमने ये अप्लाई कर दिया। अब जब डिफरेंट एलिमेंट होगा तब क्या करेंगे सर आप? देखो डिफरेंट एलिमेंट के साथ सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, इफ चार्ज, अगर बेटा चार्ज आपका +1 है या प्लस में है, +1 +2 +3 +4 कुछ भी है, तो आप क्या करेंगे बताओ, मैं तो लिख देता हूं। तो आप करेंगे, क्या करेंगे बेटा, -1 करेंगे। क्या करेंगे, नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं? अगर चार्ज प्लस का होगा तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसको मैं यहां लिखा के दे दे रहा हूं, +1 है तो कितना माइनस करोगे, -1 कर दोगे। +2 है तो कितना माइनस करोगे, -2 करोगे। समझ में आया? दूसरा इफ चार्ज, अगर बेटा चार्ज माइनस में है, मान लो -2 ले रहा हूं, तो फिर आप क्या करेंगे, इसके नीचे लिखना, तो आप करेंगे कितना ऐड करेंगे बेटा, +2 ऐड कर देंगे, ठीक है, समझा? अब इधर देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल इधर ले लिया, O के ऊपर -2, F के ऊपर -1 का चार्ज डाल दिया, Na के ऊपर +1 का चार्ज डाल दिया, महात्मा गांधी के ऊपर +2 का चार्ज डाल दिया, ठीक, Mg। देखिए अब यहां पर बेटा अपन लिख लेंगे एटॉमिक नंबर। बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है बेटा, 8 होता है। चार्ज कितना है उस पे, तो सबसे पहले मैं एटॉमिक नंबर लिखूंगा इसका 8। फ्लोरीन का कितना होता है, सोडियम का, महात्मा गांधी का, ठीक है। उसके बाद अपन यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10 आएगा क्या बेटा, 8 और ऊपर -2 है तो 8 तो कितना कर दूं, 6 कर दूं क्या, 8 में से 2 माइनस कर दूं, नहीं, क्या करना है, जितना भी माइनस चार्ज दिया उसे क्या करें आप बेटा, ऐड कर दें। कहां लिख के भागना है तुमको, क्या कर रहे हो तुम, क्या, क्यों, इधर देख, ये कितना हो जाएगा बेटा, 10। क्या 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होगा, 12 बोल रहे कोई, अरे बेटा उस पे प्लस चार्ज है ना, तो जितना भी प्लस हो उतना क्या करना होता है, माइनस करना होता है। 10 बताओ इस महात्मा गांधी है कितना है, 10। पक्का, किस किस को समझ में आया हाथ उठाओ, छोटू सोच कैसा, हाँ बेटा बोल, हाँ क्या, ये वाला नहीं समझा, ये इसलिए बोला था लिखना नहीं होता, समझना होता है। अगर बेटा किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज प्लस में दे दिया, मान लीजिए मैंने +1 ले लिया, तो उसमें से कितना माइनस करेगा, 1। जितना नंबर प्लस में दिया उतना माइनस कर दो उसमें से। जैसे इधर देख, इसमें Mg में +2 दिया तो कितना माइनस करूंगा, 2 माइनस करूंगा। तो 12 में से इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 में से 2 क्या किया, माइनस कर दिया, 10 हो गया। ऐसे ही माइनस दिया हो तो क्या कर देगा, ऐड कर देगा, समझा? अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्या बेटा मैं इसका आयोनिक रेडियस बता सकता हूँ, इसका आयोनिक रेडियस बता सकता हूँ क्या, सेम नहीं बोलूंगा बेटा, क्या बात कर रहे हैं, क्यों सेम बोलेगा तू, इलेक्ट्रॉन सेम हुआ है ना बेटा, एटॉमिक रेडियस थोड़े सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम हुआ है ना बच्चा। बता मैं आयोनिक रेडियस किस बेसिस पे देखूंगा, इस बेसिस पे, चार्ज किसका सबसे ज्यादा नेगेटिव है, हाँ, तो O के इधर आ गया क्या अपना O-2, फिर किसका आएगा बेटा, फ्लोरीन। F माइनस का आएगा, फिर किसका आएगा, सोडियम। फिर किसका आएगा, मैग्नीशियम। समझा आपको, पक्का, बोल, लिख।
चलो हेडिंग डालिए आप लोग बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हेडिंग डालो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और करके लिखना आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इधर देखो, ये Z है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा एक ही नाम है, एक ही बात है, और एक नाम है इसका, और करके लिखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए, एंथैल्पी। ठीक है बेटा, ये ठीक। अब देखिए इसमें दो शब्द लिखना आपको है, तीनों का मतलब एक ही है। क्या हुआ? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब एनर्जी ही होता है। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी। क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें दो शब्द? बोल बेटा, लिख। द एनर्जी रिक्वायर्ड, the energy required to remove, the energy required to remove, the energy required to remove an electron, and नहीं an electron, ब्रैकेट में लिखना outermost electron, outermost electron, ब्रैकेट में लिखना बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम द आइसोलेटेड gaseous atom, from the isolated gaseous atom in ground state, is called as, ground state is called as पूरा ये लिख लो, is called as ionization energy, ionization potential और ionization enthalpy। बात एक ही है सर, रिपीट करो। the energy required to remove an electron, outermost electron, from the isolated gaseous atom in ground state is called as ionization energy। ठीक है बच्चा, अब मेरी बात पहले ध्यान से सुन लेना। क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है, एक मिनट ले लेना बस, थोड़ा मैं ये लिख लो फिर बताता हूं। देख बच्चा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो होती क्या है? ये न्यूक्लियस हो गया बेटा, यही बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस का एकदम आउटर मोस्ट शेल हो, ठीक है, एकदम बाहर वाला शेल,
यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटर मोस्ट शेल में से एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑर्बिट के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई कुल एनर्जी को ही अपन क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। समझ में आई बात मेरी? बहुत इजी लैंग्वेज में इसको ऐसे ही आप याद रखना कि किसी भी ऑर्बिट के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई कुल एनर्जी को अपन क्या कहते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब अगर मुझे यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एनर्जी मैं उस पे लगा रहा हूँ उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। वही मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा कर दिया, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई टोटल एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे मान ले बेटा कि मैंने कोई एक एटम ले लिया, सर आपने आइसोलेटेड गैसियस एटम बोला, बेटा कोई जो भी एटम लेंगे वो कौन सा लेंगे आप, गैस वाला लेंगे, ठीक है। और उस गैस वाले के आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई कुल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब बच्चा यहाँ पे देख, मैंने जो एटम लिया क्या उसके नीचे मैंने जी लगाया, जी का मतलब क्या हो गया, गैस। तो ये आइसोलेटेड गैसियस एटम हो गया। अब इस एटम को मैं कुछ ना कुछ एनर्जी दूंगा, क्यों एनर्जी दे रहा हूं, अरे भाई अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे उस पर एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो एनर्जी लगाऊंगा उसी को हमने क्या कहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ जब आप एनर्जी लगाएंगे बेटा और एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा तो बताओ एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है मतलब कम हो रहा है तो चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। क्या आपको कुछ रिलेट हो रहा है पिछले वाले से, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? अरे बच्चा जैसे मैंने सोडियम पे +1 लिया था, मतलब इसके अंदर हो क्या रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, निकाला जा रहा है। सर फिर वो ऐड वाले को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, उस पर चर्चा करूंगा अभी, ठीक है। समझ में आया? तो बेटा हमने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ए पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव का। अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने n लगा दिया है, कितने नंबर निकाला हमें क्या पता, जितने, जैसे मान लिया मैंने यहाँ एक निकाला तो यहाँ मैंने कितना लिखा, एक लिखता है, यहाँ कितना लिखता, +1 लिखता। समझ में आया? जैसे मान ले अगर मैं बोल दूं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बताओ उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप, एक। चार्ज कितने का होगा एक के ऊपर, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, एक ही निकाले हो ना, तो चार्ज कितने का आएगा, +1 का। बच्चा अगर तूने मैंने बोल दिया आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड बता, कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2। चार्ज कितने का आएगा, नहीं समझा। अगर मैंने बोल दिया थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बता, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3। चार्ज कितने का हो जाएगा, +3। तो जनरली जो ट्रेंड्स बनता है बेटा वो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें लगेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इन तीनों में, थर्ड वाले को, सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को। समझ में आया? किसको समझ में आ रहा था ये, सबको समझ में आया? वाह बड़ी अच्छी बात, एंजॉय। उसी के अंदर आपको लिखना है बेटा पॉइंट ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब देखिए आप बेटा ग्रुप 1 है तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S में कितना आएगा, 1 आएगा। 1 बोला तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 1। 2 बोला तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2। यहाँ लास्ट में 13 का 3 दिख रहा है ना, तो NS में 2 और NP में कितना आएगा बेटा, 1। 2 और 1 3 हो गया। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं ग्रुप का, यहाँ कितना दिख रहा है, 14। सबसे पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन 2 भर देगा, NS में 2 कितना बचा, ये 4 है ना, तो कितना बचा, 2। NP में कितना चला जाएगा, 2। यहाँ 15 का 5 दिख रहा है, ट्रिक बता रहा हूँ ये, NS में 2 NP में 3, NS में 2 NP में 4, NS में 2 NP में 5, NS में 2 NP में 6। समझा?
देखो इसका ऑक्टेट पूरी तरीके से कंप्लीट है, 6 2 8 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। यहाँ ग्रुप 1 था, हेलिना ने की रफ से फरियाद, उसका क्या होगा NS में 1। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राशि 2 है तो NS में कितना चला जाएगा 2। ग्रुप 13 में एक ट्रिक बता रहा हूं, लास्ट में कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है ना, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कुल मिला के 3। S में 2 डाल, बचा किस में जाएगा बेटा 3 में, NS में 2 NP में 1, ऐसे 14 का NS में 2 NP में 2। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बेटा इन दोनों के अंदर मुझे ये बात पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते समय आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, अब मैं उसका ट्रेंड्स भी आगे चल के आपको लिखाऊंगा। लेफ्ट टू राइट जाते समय आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो इन केस ऑफ ग्रुप 18, ग्रुप 18 का जो बेटा P है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है क्या, हाँ? P is completely filled, so have highest ionization energy। क्या होगा बेटा, हाईएस्ट। आप देख पा रहे हो इसका P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 6, तो उसका P पूरा तरीके से कंप्लीट है क्या बेटा, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। समझाइए? ठीक। अब देखो एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शन क्या बनेगा, मुझे ये बात पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते समय आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। अरे लास्ट वाला इसलिए ज्यादा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नंबर +1 यूनिट चार्ज से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम क्या करेगा, सॉरी और निकालने में क्या लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। एक्सेप्शनल केस है, इन केस मैंने आपको पहले ही बोला है कि लेफ्ट टू राइट जाते समय आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। सर आपने बढ़ेगा तो मतलब यहां से लेकर वहां तक बढ़ना चाहिए, बट इसमें एक्सेप्शनल केस है। कैसे एक्सेप्शनल केस बेटा, देखिए इन केस ग्रुप 2 और ग्रुप 13 की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 2 का कितना है बेटा, NS में 2, ग्रुप 13 का कितना होगा बच्चा, NS में 2 NP में 1, यही होगा ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, शायद मैंने आपको ये बताया भी है, रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया सबशेल, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने ले लिया वैकेंट मतलब एम्प्टी खाली डब्बा, और इधर मैंने ले लिया बेटा, इधर मैंने ले लिया हाफ फिल्ड और इधर ले लिया मैंने कंप्लीट फिल्ड। सबशेल S P D और F। एम्प्टी अगर डब्बे में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा बेटा, शून्य शून्य। S के कंप्लीट फील्ड में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, P में 6, D में F में इसका हाफ, इसका हाफ 3, इसका हाफ 5, इसका हाफ 7। बेटा इसका हमने चर्चा करी है ना पहले। यस। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कंप्लीट फील्ड वाला होगा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, कंप्लीट फील्ड। उसके कंप्लीट फील्ड के बाद कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, हाफ। या तो कंप्लीट फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा या तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, हाफ फील्ड होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। बताओ यहाँ पे NS में 2 था, इसका आउटर मोस्ट शेल था वो पूरी तरीके से क्या है बेटा, कंप्लीट फील्ड है। क्या है, कंप्लीट फील्ड है। लेकिन इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है कि हाफ है, कुछ भी नहीं है। P में 3 है, 6 या 3 होना चाहिए ना बेटा। क्या यहाँ पे 6 दिख रहा है P में, नहीं तो कंप्लीट फील्ड तो नहीं है। क्या 3 दिख रहा है क्या कहीं, नहीं तो क्या हाफ होगा क्या, नहीं, ना तो कंप्लीट है ना तो क्या है बेटा, हाफ है। बट ये वाला क्या था अपना, ये हीरो इधर देख, इधर क्या देख रहा है, ये क्या है बेटा, कंप्लीट फील्ड है। ये बात समझ में आई कि नहीं, किसी को समझ में आएगा, वो तो अगर जानबूझ के उठा सब उठाने चलो मैं भी उठा ली तो लगे यार, है ना बेटा। बेटा इसके P में 1 इलेक्ट्रॉन है तो P में कंप्लीट फील्ड में 6 होता है, हाफ फील्ड में कितना होता है 3, दोनों में से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये ना तो कंप्लीट है ना तो हाफ। अब बट इसका क्या है बेटा, ये कंप्लीट फील्ड है,
मुझे पता है कि इससे ज्यादा किसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, ग्रुप 13 की होनी चाहिए ना, बट होगी नहीं, ये एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि बेटा इसका आउटर मोस्ट शेल जो है ना तो कंप्लीट फील्ड है ना तो हाफ फील्ड है, बट इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरी तरीके से क्या था, कंप्लीट फील्ड। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ग्रुप 2, और जो ज्यादा स्टेबल है उसका आयनाइजेशन एनर्जी का उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। नहीं समझ में आया? सर एक डाउट है, तुम तो इधर भी NH को लिखे हो ना, ऐसा बच्चे को में आ जाता है, सर इधर भी तो NH लिखा। अरे बच्चा हमेशा आउटर मोस्ट शेल को देखते हैं अपन, तो इसमें आउटर मोस्ट सिर्फ यही था, इसका आउटर मोस्ट क्या होगा, P होगा ना, तो मैं P का देखूंगा कि P कंप्लीट फील्ड है कि हाफ फील्ड है, बेटा दोनों ही नहीं था, तो जो ज्यादा स्टेबल है वही क्या होगा अपना, क्या होगा भाई, क्या, अरे बोलना है बोल, क्या होगा, उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। समझ में आया? एक और है, इसमें एक और है बेटा, इन केस, ये पहला हो गया, इन केस अगर ग्रुप 15 ले लो और ग्रुप 16 ले लो, इसका मैं लिख सकता हूं क्या बेटा, NS में 2 NP में 3, NS में 2 NP में 4, बताएं इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, होना किसका चाहिए, 16 का, 16 का होगा क्या सबसे ज्यादा, 15 क्यों 15 का होगा, हाफ फील्ड हाफ फील्ड। क्या P में 3 या 4 क्या आता है बेटा, 3 आता है, तो या तो 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा या तो 6 होगा, बट इसमें क्या देगा 3 और 4, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो ये एक्सेप्शनल केस बनता है, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एक्सेप्शन किसका है ये, आयनाइजेशन एनर्जी का। तो कभी मैं आपसे ये पूछूंगा कि बता बेटा तू मुझे कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 और 16 में किसकी होगी, सर आपने तो बोला है लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, ग्रुप 16 का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन रुकना है भाई, कहीं देखो वो तो नहीं आ गया, कौन, एक्सेप्शन, ठीक है, जंगल के राजा जी हैं ये, ठीक है। तो फिर ग्रुप 14 का क्या आएगा, 14 किधर 14, हाँ बेटा, अरे 14 का क्या है कि किससे, ये किससे कंपेयर करना चाह रहा है, वो लेफ्ट राइट बढ़ ही तो रहा है, वो तो बढ़ेगा ना बेटा, और ग्रुप सेकंड, अरे ये ऑर्डर मालूम कैसे जाएगा, ग्रुप 14 15 16 मालूम है क्या होगा, ये 13 से ज्यादा किसका, ऑर्डर आप लिखेगा ना, अरे पूरा लिखेगा बेटा, क्यों नहीं लिखे, क्या बात कर रहे हैं, अच्छा खुश हो जाए, ये देख ग्रुप 1 से ज्यादा किसका होगा, ग्रुप 2 और तो ग्रुप 13 का कम होगा, ग्रुप 2 का क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, समझा, ये बताया ना। उसके बाद किसका ज्यादा होगा, ग्रुप 14 का, ग्रुप 14 से ज्यादा किसका होगा, 16 का, फिर कौन आएगा बेटा, 17 है 17 में पहुंच गया रे, 15 ना, फिर कौन आएगा बेटा, ग्रुप 17, फिर उसके बाद लास्ट में कौन होगा, ग्रुप 18, खत्म, समझा। कंपेयर तूने इनके बीच में करा है, ग्रुप 15 और 16 में, इससे मत कंपेयर करने लगना, ठीक है, नेक्स्ट वाले से कंपेयर करना था। इसलिए जो एक्सेप्शनल केस बनता है ग्रुप 15 16 में किसका ज्यादा होगा बेटा, होना 16 का चाहिए था बट हुआ किसका, क्यों रीजन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी गेन किया इसने, कौन सी गेन करा है, हाफ फील्ड। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था दोनों, नहीं समझ में आया, चलो